नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसके लर्निंग फ्रॉम होम में। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज हम बात करने वाले मुगल कालीन शासक के नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसके लर्निंग फ्रॉम होम में। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी देख रहे होंगे, हम बात करने वाले मुगल कालीन के सबसे कामयाब शासक अकबर के बारे में। हालांकि इसका कार्यकाल भी काफ़ी लंबा रहता है और ये अपने लंबे कार्यकाल में काफ़ी लंबे कार्य करता है, जो कि अपने कार्यों के लिए इतिहास में अपनी छवि छोड़ जाता है। तो हम आइए बात करते हैं अपने अकबर के बारे में। तो सबसे पहले हम बेसिक सी बातों को कन्फर्म करते हैं। तो ये हुआ पहले इसके जन्म से संबंधित प्रश्न के बारे में पूछा जाता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो मेरे भैया, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा वीरसाल के महल में हुआ था और इनके पिता का नाम हुमायूं था। हालांकि ये हुमायूं उतने कामयाब शासक नहीं हुए जितना कि अपना अकबर हुआ। तो हुमायूं का अर्थ होता है कि भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन इतिहास में यह सबसे अभागा शासक माना जाता है। चूँकि यह जितने भी आक्रमण करता है सभी में नहीं असफल रहता। यह अपने प्रयास को जारी रखता है, किसी में असफल रहता है, किसी में सफल रहता है, लेकिन अभागा शासक माना जाता है। तो एक इतिहासकार भी थे, लेन पूल ने अपने हुमायूं के बारे में कहा है, यह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हो जाती है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि इसकी मृत्यु कैसे होती है। ये मतलब ये जब इसकी एक पुस्तकालय भवन थी, उस पुस्तकालय भवन से ये नीचे उतर रहा था। अचानक पैर को फिसल जाने से उस पुस्तकालय भवन से ये नीचे गिर जाता है और गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हालांकि इसी को देखते हुए अपने लेनपुल नामक इतिहासकार ने इसके बारे में कहते हैं, इतिहास में दो शासक ऐसे हुए जिनका कि गिरने से ही मृत्यु हुई। एक था अपना गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कि घोड़े से गिरकर मतलब एक खेल हुआ करता था पोलो, जो कि पहले उसको कहा करते थे, आज हम पोलो कहते हैं आप, पहले उसको चौगान कहा करते थे। तो वो चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर अपने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी और ये इनके पुस्तकालय की भवन की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई। तो अब बात करते हैं अपने इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। इनकी माता मेरे भैया थी हमीदा बानो बेगम और इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। पूछा जाता है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था, जो कि 14 फरवरी के अपने यहाँ वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। और 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अपने बाबर का जन्म भी हुआ था, इतना भी हमको ध्यान रखना है। तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक हुआ था। हालांकि यह लमसम 14 वर्ष में यह शासन व्यवस्था को संभालता है। फिर भी अब छोटा सा बालक है, शासन व्यवस्था के बारे में उतना तो नॉलेज है नहीं। तो इसको निर्देशित करने के लिए इसके दो संरक्षक बनाए गए, जिसका नाम था भैया मुनीम खां और एक था बैरम खां, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभाव बैरम खां का ही पड़ता है आगे चलकर। और बैरम खां जब ये अपना अकबर लमसम 9 वर्ष का रहा करता था, तो जितने भी अभियान पर बैरम खां जाया करता था, ये अकबर को लेकर जाया करता था। तो इससे काफ़ी सीख अपने अकबर को मिलती है। तो ये इनके संरक्षक के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं अकबर के प्रमुख अभियान के बारे में। अकबर के प्रमुख अभियान के बारे में आइए हम बात करते हैं। तो इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध, पहले सबसे फेमस तो इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। सबसे फेमस इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। इसलिए क्या करता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच होता है, जिसमें कि हेमू पराजित होता है और अकबर अपना विजयी होता है। इसमें हेमू पराजित हो जाता है और अकबर विजयी हो जाता है। हालांकि हेमू बहुत ही बहादुर शासक माना जाता है। चूँकि बहादुर शासक कहने का तात्पर्य यह है कि यह 22 युद्ध मेरे भैया, ये 22 युद्धों को लगातार जीता था। ये 22 युद्धों को जीता था, यह अभी तक कभी हारा नहीं था। लेकिन अपने अकबर जो है इसको हराने में कामयाब रहे। और यह हेमू के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह 14वां हिंदू शासक था। यह 14वां हिंदू शासक था जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह 14वां हिंदू शासक था जिसने कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी मेरे भैया। और ये 22 युद्ध में लगातार विजयी रहा। और इस पानीपत के युद्ध में इसकी कहा जाता है कि इसकी आँख में तीर लगने से इसकी मृत्यु हुई थी। इसके आँख में तीर लगी थी और
जिस कारण इसकी मृत्यु हुई। तो ये थी पानीपत से संबंधित कुछ प्रश्न। अब हम बात करते हैं बैरम खां, जो कि इसका सबसे महत्वपूर्ण संरक्षक माना जाता है बैरम खां, जो कि 4 वर्ष तक इसका भी शासनकाल रहा करता है बीच में। तो आइए हम बात करते हैं बैरम खां के बारे में। तो शासन पर नियंत्रण अपने बैरम खां का था। शासन पर नियंत्रण भैया अपने बैरम खां का था, जो कि 1560 में अकबर और बैरम खां के बीच कुछ विवाद हो जाता है। 1560 में अकबर और बैरम खां के बीच विवाद का कारण हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो अकबर और बैरम खां के बीच विवाद यह था कि एक इनके दरबार में महिला थी महाम अनगा और बैरम खां के बीच मतलब टकराव हुआ करता था। चूँकि ये अपना जो अकबर था महामनगा को भी उतना ही मानता था और अपने बैरम खां को भी उतना मानता था। तो वो महामनगा जो काफ़ी लालची महिला हुआ करती थी, वो सोचे कि हम अकबर को अपने तरफ कर ले और शासन व्यवस्था पर अपनी सत्ता स्थापित कर ले। तो उसकी एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था जीजी बानो। वो अपनी पुत्री को बोली कि तू ही कुछ कर और अकबर को अपनी तरफ आकर्षित कर, और जिससे कि हमारी तरफ अकबर आ जाए और हम अपनी सत्ता स्थापित कर ले इस मुग़ल काल पे। तो वो क्या कि अकबर ये जो अपनी जीजी बानो थी, जब अकबर भरे दरबार में बैठा करता था तो ये जीजी बानो लमसम उसके सामने से 10 बार गुजरा करती थी। हालांकि जीजी बानो काफ़ी सुंदर महिला थी, तो उसके सामने से 10 बार गुजरा करती थी। तो जिससे अकबर धीरे धीरे पिघलने लगा और उसकी ओर वो जो अपनी महामनगा प्लानिंग बनाई थी, उसकी प्लानिंग धीरे धीरे कामयाब होने लगी और अकबर जो है उसकी ओर पिघलने लगा, उसकी ओर आकर्षित होने लगा। अब इधर बैरम खां तो देख रहा है, बैरम खां को तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसने क्या काम किया, बैरम खां एक दिन उस जीजी बानो को बोला, ये तू काम करना बंद कर दे, अब इस राज दरबार में ऐसे मत आया कर बार बार। तो ये जो अपने अकबर थे, अकबर को ये बातें अच्छी नहीं लगी। ये अकबर वो सारी बातों को देख रहे थे। तो अकबर बुलाते हैं इनको, अकबर जो है बैरम खां को बुलाते हैं और भरे दरबार में उनको एक झापड़, एक हाथ मतलब मार देते हैं। तो भरे दरबार में उनको इतना ज़्यादा अपमानित किया गया। आज वही बैरम खां जिसकी वजह से अपना अभी तक मुग़ल काल अर्थात अकबर जो है अकबर सत्ता स्थापित करने में कामयाब रहा। आज वही बैरम खां जो है अपनी जीजी बानो के चक्कर में बैरम खां को मारता है अकबर। तो ये थी कुछ बातें जिससे कि विवादित हो जाता है और बैरम खां अब यहाँ से अपना संन्यास ले लेता है। बोला भैया अब हमको नहीं चाहिए ये अपना राजपाट, जाओ हम अब चल रहे हैं संन्यास लेने। तो क्या काम करता है अकबर, इनको राज दरबार से बाहर भी कर देता है। तो बाहर कर देता है तो कुछ समय पश्चात अब बात करेंगे यहाँ जब आएंगे पेटीकोट शासन के बारे में। तो यहाँ पर फिर इनके बीच कुछ युद्ध हुआ, उनके बीच एक युद्ध हुआ जो कि बोला जाता है तिलवाड़ा का युद्ध। 1560 ईस्वी में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। यही बातें थी, इसी वजह से जो कि भरे दरबार में इनको अपमानित किया गया था अपने बैरम खां को। हालांकि बैरम खां इनके लिए बहुत कुछ किए थे, चूँकि ये जब छोटे थे तब से इनको संरक्षित करते चले आ रहे हैं, लेकिन एक स्त्री की वजह से ये इनमें टकराव हो जाता है। तो जो है 1560 में बैरम खां और अकबर के बीच युद्ध हुआ, जिसे हम तिलवाड़ा का युद्ध कहते हैं। तो इस युद्ध में जो है अपना बैरम खां पराजित हो जाता है और अकबर जीत जाता है। तो अब जब इसमें अकबर जीत जाता है और बैरम खां पराजित हो जाता है, तो ये अकबर जो है अपना बोला कि तुम तो हमारे सबसे वफ़ादार संरक्षक रहे हो, तुमको हम सज़ा देना नहीं चाहते, हम तुमको 3 ऑफ़र दे रहे हैं कि एक ऑफ़र चुन लो आप, अब उसी ऑफ़र में लग्न रहो। तो इसने ऑफ़र दिया, बोला कि या तो आप कालपी की सूबेदारी ले लो, या तो गुप्त विभाग के अध्यक्ष बन जाओ, या तो हज की यात्रा कर लो। इसने 3 ऑफ़र दिया, या तो कालपी की सूबेदारी, या तो गुप्त विभाग के अध्यक्ष बनो, या तो हज की यात्रा कर डालो। तो इसने क्या काम किया मेरे भैया, ये कालपी की सूबेदारी को भी ठुकरा दिया और गुप्त विभाग के अध्यक्ष को भी ठुकरा दिया, अध्यक्षता को भी ठुकरा दिया। बोला हम तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं चूज करेंगे। अब ये ऑप्शन चूज करता है हज की यात्रा का। तो ये ऑप्शन चूज करता है हज की यात्रा का। तो जैसे ही यह हज की यात्रा के लिए निकलता है तो रास्ते में एक व्यक्ति था मुबारक खां, जो कि 1560 ईस्वी में रास्ते में इनकी हत्या कर देता है। किसकी हत्या कर देता है? अपने बैरम खां की। तो बैरम खां वहाँ रास्ते में मारा जाता है। तो इसकी एक पत्नी हुआ करती थी सलीमा बेगम।
जो कि काफ़ी सुंदर हुआ करती थी। तो अकबर देखता है इसकी ओर और आकर्षित हो जाता है और इसकी विधवा पत्नी से विवाह कर लेता है। अकबर इसकी विधवा पत्नी से विवाह कर लेता है और इससे एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम रहता है अब्दुल रहीम, जो कि इसके नवरत्नों में से इसका स्थान भी रहा करता है, एक स्थान, महत्वपूर्ण स्थान रहा करता है, जो कि हम नवरत्न के बारे में इसके बाद जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें शासन पर अभी हम बताए, इसके बारे में सारी बातों को बताएं। इसमें शासन पर नियंत्रण रहा करता है महामअनगा का। इसमें शासन पर नियंत्रण रहा करता है महामअनगा और इसकी पुत्री जीजी अनगा और इसके पुत्र आगम खां। तो हालांकि महिलाओं का शासन होने के कारण इसे पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में महिलाओं का ही शासन था, शासन व्यवस्था पर नियंत्रण था, इसीलिए इसे पेटीकोट शासन कहा जाता है। तो ये जो अकबर था इसके पुत्र आगम खां की हत्या करके पेटीकोट शासन को समाप्त कर देता है। पेटीकोट शासन को समाप्त कर देता है मेरे भैया। अब यहाँ से अपना पेटीकोट शासन समाप्त हुआ। अब हम जो शेष बातें हैं, जो अकबर के नवरत्न संबंधी प्रश्न और अकबर के और आक्रमण, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अकबर से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।